पृथ्वी और अंबिका अपनी जवानी की आग जलाकर बुझा चुके थे, पर पृथ्वी के हाथ अभी भी अंबिका के निर्वस्त्र शरीर को छू रहे थे और उसे हल्के हल्के दर्द का एहसास दे रहे थे। मजा आ गया, ऐसा सुख पहले कभी नहीं मिला। मेरा बस चले तो तुम्हें कपड़े पहनने ना दूं। अच्छा, और क्या? ऐसा कहकर पृथ्वी उसकी जांघों पर उंगलियां फेरने लगा। अब बस भी करो। ऐसा बोलकर उसने पृथ्वी की उंगलियों को काबू किया और उसके होठों को किस करते हुए उठ गई। वो अपने कपड़े पहनने लगी कि तभी पृथ्वी ने उससे पूछा, वैसे ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला? मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ। मतलब ये कि मैं तुम्हारे लिए कहीं भी आ सकती हूँ। अच्छा जी, और फिर आज अचानक कहाँ गायब हो गई थी? मुझे लगा कि मैं गई। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि सुबह होने वाली है, अब मुझे जाना चाहिए? वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ चली गई थी। जब मुझे लगा कि तुम्हारे लोग आ रहे हैं तो मैं उस तेंदुए के पीछे चली गई कि कहीं वो मेरे मवेशियों को ना खा जाए, और फिर यहाँ आ गई। इतना कह के अंबिका पृथ्वी के सीने से लग गई। कुछ पलों के बाद वो अचानक से कहने लगी, कोई आ रहा है कमरे में। पृथ्वी को कुछ समझ नहीं आया। वो उठ के खड़ा हो जाता है कि तभी अंबिका तुरंत खिड़की से कूद जाती है। उसी के एक पल बाद भोला कमरे में आ गया। पृथ्वीराज ने मन ही मन सोचा, अंबिका को कैसे पता चला कि? उसने तुरंत खिड़की से नीचे झांका, पर उसे दूर दूर तक अंबिका दिखाई नहीं दी। सिर्फ एक काला सा धुआं था। अरे, ये फिर गायब हो गई। ये इंसान है या भूत? अगले दिन पृथ्वी ने फिर से भोला को कैंप में चलने को कहा। भोला, हमें वापस अपने कैंप में चलना है। पर बड़े भैया, कल ही आप पर वो राक्षस ने इतना बड़ा हमला किया था, फिर भी आप वहां? नहीं भोला, तू समझ, चलना जरूरी है। ऐसा कहाँ है भैया? हमें एक लड़की से प्यार हो गया है। पृथ्वी भोला को सब बता देता है, सिवाय बीती रात की बात के। अच्छा, दिखती कैसी है भाभी? अरे अच्छी ही दिखती है। काले घने घुंघराले बाल, पिघले हुए सोने जैसा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, चौखा नाक, लाल लाल होंठ, सुराही जैसी गर्दन, गर्दन पर एक दिल, लंबे चौड़े कद की है, कंधे भी चौड़े हैं उसके। हाथों को देखकर लगता है जैसे कसरत करती हो। सुडौल बदन। अब बस बस भैया, समझ गया, और नीचे जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जन्नत की परी है। बिल्कुल, इतनी खूबसूरत कि परियां भी शर्मा जाएं। तो ऊ की कौन छोटी बहन है का? हमारा भी कल्याण करवा दिया जाए। चुप बे। दोनों हंसने लगते हैं। तो फिर अब चलें घाटी की तरफ, पृथ्वी ने कहा। भोला बिना कुछ बोले आगे चलने लगा। बीच बीच में वो दोनों हंसते भी रहते। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा कि कोई तीसरा भी उनके साथ हंस रहा है। वो दोनों बिल्कुल चुप गए और सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ खास सुनाई नहीं दिया। बस दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज और किसी पेड़ पर बैठे उल्लू की आवाज के अलावा वो आसपास नजर दौड़ाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वहीं पृथ्वी को वापस टेंट में आता देख सारे नौकर व्यवस्थाओं में लग गए। पृथ्वी वहीं से एक बड़े कस्बे की तरफ निकल जाता है और एक गहने की दुकान से कुछ खरीद कर वो सीधा झील के पास अंबिका से मिलने पहुंच जाता है। कुछ देर में अंबिका भी वहां आ जाती है। वो कुछ देर संग बिताते हैं। पृथ्वी कहता है, सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। अच्छा, बताओ बताओ। पृथ्वी अपनी पॉकेट से पायल का एक जोड़ा निकालता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। लाओ, मैं पहना देता हूं। अंबिका मुस्कुराते हुए अपने पैर आगे कर देती है और पृथ्वी उसे पायल पहना देता है। वो इधर उधर चलने लगती है। सच में पायल की मीठी आवाज से पृथ्वी मदहोश होने लगता है। उसने बड़े प्यार से अंबिका को देखा।
जिससे अंबिका शर्मा गई और वो धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ आने लगी। पृथ्वी और अंबिका फिर से एक हो गए। पृथ्वी उसे चूमने लगा। अंबिका भी पीछे नहीं थी। जैसे प्यासा पानी पीता है, वैसे ही दोनों एक दूसरे की प्यास होठों से बुझाने लगते हैं। लेकिन फिर अंबिका उसे रोक देती है। सुनो पृथ्वी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, वो तो मुझे भी करनी है, पर पहले तुम बताओ। बताऊंगी, लेकिन पहले आप बताओ। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं एक बार तुम्हारे घर चलूं। आखिर बारात लेकर पहुंचना कहाँ है, ये भी तो जान लूं। आपको सच में लगता है कि आपके घर वाले मान जाएंगे? वो सब मैं संभाल लूंगा। देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत आए। मैंने ठान लिया है कि अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो ठान ले वो कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। उसके बाद भी अगर आप मेरा साथ देना चाहें तो दे देना। अच्छा ठीक है, बोलो। पता नहीं कैसे शुरू करूं। देखो, डरना नहीं, हाँ? ठीक है? मतलब किससे ना डरूं? मुझसे। तुमसे ना डरूं? क्यों, तुम कोई भूत पिशाच हो क्या? नहीं, मैं एक... इसके पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसे किसी के पैरों की आवाज आती है और वो हड़बड़ा के खड़ी हो जाती है और आवाज की दिशा में देखने लगती है। अरे क्या हुआ? तुम घबरा क्यों गई? कोई है क्या यहाँ? मुझे जाना होगा। अरे लेकिन कहाँ? वापस अपने घर। अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अरे रुको तो। अंबिका जल्दी ही पृथ्वी की आंखों से एक बार फिर ओझल हो जाती है। टेंट में वापस आकर पृथ्वी ने सारी बातें भोला को बताई। दोनों में कुछ देर बातें होती हैं और दोनों सोने चले जाते हैं। रात के कुछ प्रहर बीत चुके थे। चारों तरफ एक शांति सी छाई हुई थी, मगर अचानक ही सन्नाटे को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे माहौल में फैल गई। सभी लोग सकपका के उठ गए। कोई हाथ में लालटेन लेता है तो कोई टॉर्च। सभी अपने टेंट से बाहर आ जाते हैं। सभी बीच में आ जुटते हैं। पृथ्वी भी वहां मौजूद होता है। कोई बोलता है कि चीख इस तरफ से आई तो कोई बोलता है कि चीख दूसरी तरफ से सुनाई दी। पृथ्वी ने अपने साथियों को अलग अलग दलों में बांट दिया और खुद भी एक तरफ निकल पड़ा। तभी किसी ने कहा, अरे मंगू कहाँ है? सभी अपने आसपास खड़े व्यक्ति को देखने लगते हैं कि कहीं वही तो मंगू नहीं, लेकिन कोई भी चेहरा मंगू होने की गवाही नहीं देता। अब उन्हें आवाज की नहीं बल्कि मंगू की तलाश करनी थी। शायद वो दर्द भरी चीख मंगू की आखिरी चीख थी, या उसे अब भी बचाया जा सकता था। सभी उसको ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो जंगल के छोर तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद झील के एक तरफ, जहां से जंगल शुरू होता है, वहां पृथ्वी और भोला की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। मंगू, या ये कहें कि मंगू का शरीर अपने ही खून से जैसे होली खेल के पड़ा हुआ था। उसकी आंखें उलट गई थीं और नाक की हड्डी नाक को चीर कर थोड़ी सी निकल सी गई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी भयानक जानवर ने उसे रौंद डाला हो। उसका सीना फट सा गया था और उसके सीने के आसपास तेज नाखून के गहरे निशान थे। उसके गले पर भी किसी खूंखार जानवर के काटने के निशान थे। पृथ्वी को उल्टी आ जाती है। उसके साथ 2 लोग और थे। वो भी लाश की तरफ देखकर वापस भागने लगते हैं। तभी भोला की नजर एक चमकीली चीज पर पड़ती है। लालटेन सामने ले जाने पर उसे पायल का एक टुकड़ा मिलता है। ये क्या है? भैया देखिए, मुझे कहाँ मिला? ये सोने का है।
लगता है किसी गहने का टुकड़ा है, लेकिन ये तो किसी लड़की का ही लगता है। लाओ हमें दिखाओ। पृथ्वी उस टुकड़े को बहुत ध्यान से देखने लगता है। ये तो अंबिका का है। भोला ने पूछा। मतलब? तो फिर ये यहाँ कैसे? पता नहीं। पृथ्वी के चेहरे पर हवाइयां उड़ चुकी थी। इससे पहले कि दूसरे लोग आते, पृथ्वी जल्दी से उस टुकड़े को अपनी जेब में डाल लेता है। दूसरे कर्मचारी हांफते हुए वहां पहुंच गए। मंगू की लाश और उसकी दुर्दशा देखकर सबके कलेजे मुंह में आ गए। पृथ्वी टॉर्च की रोशनी में आसपास का निरीक्षण कर रहा था। उसने देखा जमीन पर कई पंजों के निशान बने हुए थे। आसपास किसी संघर्ष के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। कैंप के कर्मचारी अभी तक इस हादसे से सकते में थे। भोला ने पृथ्वी से पूछा, अब क्या करें बड़े भैया? अब क्या ही किया जा सकता है। इनसे कहो मंगू के परिजनों को सूचित करें और देखें कि आगे की कार्यवाही क्या करनी है। पृथ्वी जमीन पर बैठा एक लकड़ी को देख रहा होता है। लकड़ी के एक सिरे पर खून लगा हुआ था, लेकिन ये खून मंगू के खून से अलग था। अब तक कैंप से कोई ठेला गाड़ी ले आया था। कैंप के बाकी लोगों के लिए अब बस मंगू की लाश को ढोके ले जाने के अलावा और कोई काम बाकी ना था। हालांकि घटनास्थल से लाश हटाना एक कानूनी रूप से सही कदम नहीं था, लेकिन पृथ्वी चाहता था कि पुलिस अभी घटनास्थल पर ना पहुंचे। रात के अंधेरे में उसे डर था कि कहीं टूटे पायल के टुकड़े की तरह कोई और निशान पुलिस को न मिल जाए, जो अंबिका के लिए मुश्किलें पैदा कर दे। टॉर्च की रोशनी मंद पड़ जाने तक पृथ्वी उस जगह को किसी और सबूत के लिए छानता रहा, लेकिन कुछ हाथ न लगने पर वो वापस चला गया। दूर एक बड़े पेड़ की ऊंचाइयों से एक साया उसे लगातार देख रहा था। पृथ्वी के वहां से जाते ही वो साया भी जंगल में और अंदर की ओर निकल गया। आखिर कौन था ये साया? क्या सच में खून अंबिका ने किया था, या वाकई वहां किसी चुड़ैल का साया था? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।